हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर लिए थे। 250 तक हमारे क्वेश्चन कल हो चुकी कंप्लीट। आज जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो 251 से स्टार्ट करने हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसका आप लोग सही से आंसर देंगे। इसमें आप कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं और आंसर देना आप लोग भी शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें, जिससे कि हमारी क्लास में ज़्यादा लोगों की जनसंख्या रहेगी तो काफ़ी आनंद आने वाला होता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में किसमें 251 में, जाके पाँव ना फटे बिमई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है ये बताना था। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे का कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो याद रखो, नहीं कहते जिसके पैर में बिमई पड़ती है वही जानता है दर्द कि हमारा क्या होता है दर्द इसमें। और जिसके कभी पैर में फटी नहीं तो वो जानता भी नहीं कि क्या होता है। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो ए नंबर सही है। जितने लोगों ने ए नंबर सही आंसर दिया था वो सही है। आगे चलिए। लिखा जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है। तो ये आपको बताना। देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा शंकर जी का जब विवाह हुआ तो कहते नहीं थे जस दूजा या दस जस दूल्हा तस बनी बराती, है ना। तो वही कहानी है। एक साथी एक ही जैसे या सभी साथी एक जैसे संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बड़े बेढंगा होना या सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखो, कहते नहीं कि शंकर जी के साथ में जैसा शंकर जी रूप धारण किए थे सेम उन्हीं के जैसे रूप के उनके साथी मिल गए थे। तो याद रखो सभी साथी एक जैसे होना, ए नंबर आपका सही है। 252 के बाद लिखा हुआ 253, लिखा हुआ इंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो याद रखो, आप जानते हैं कि बे शब्द अगर हम हटा दें तो इसमें बेइंसाफ़ी बन जाता है। मित्र देखिए, उपसर्ग क्या होता है कि आगे का शब्द उसको हटाना चाहिए, पीछे वाले का अर्थ होना चाहिए। उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ा होता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ा होता है। कहाँ पर होता है? प्रत्यय जो होता है वो आपके पीछे जुड़ा होता है। कहाँ पर? प्रत्यय जो होता है वो हमारे पीछे जुड़ा होता है। तो याद रखिए, इसमें बे शब्द अगर आप लोग हटा देंगे तो आपका इंसाफ़ी शब्द बन जाएगा या इंसाफ बन जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर सही है। फिर लिखा है भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो हमने अभी बताया कि प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है, और जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगा होता है। तो ये कहानी आपको याद रखनी है। तो क्या आएगा आपका? वह ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। तो याद रखिए इसका आंसर जो सही है वो आपका आ बनेगा, क्योंकि यहाँ से वह शब्द बन जाएगा। ठीक है, बहना और बड़ा आ
और वाह बन जाएगा आपका यहाँ अलग। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे पुरोहित में उपसर्ग क्या है। तो हमने कल भी ये उनसे शायद में क्वेश्चन कराया था और ये आज भी करा रहे हैं। इसमें विसर्ग संधि होती है, पुरा प्लस रोहित बनेगा डी नंबर। फिर लिखा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो कहते हैं कि दिखावा, दिख प्लस आवा भूल, भूल शब्द नहीं होता, भूला, भूला प्लस आवा नहीं, भूल प्लस आवा बनेगा। और लावा लिखा है तो ला प्लस आवा, चढ़ावा तो चढ़ा धन आवा, तो ये भी बन जाएगा। इसमें भी आपको आवा दिख रहा है, ए नंबर में भी, बी नंबर में भी, डी नंबर में भी है, जबकि इसमें आपका कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। ठीक है, आगे देखिएगा 257 में बात करेंगे निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए इसमें प्रत्यय शब्द के बारे में बात की है उसने कि प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखो विकल, बिक नहीं, धनिया तो धनिक लिखा है, पुल्लक तो याद रखो एक आपको दिख रही होगी क्या कि अगर आप इसको पुल और प्लस का कर दें तो इसमें जो बनेगा इसका तो अर्थ हो गया, प्रत्यय में आगे वाले का अर्थ होना चाहिए, तो पुल शब्द का अर्थ हो गया, का जो हो जाएगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही है वो आपका पुल सही है, पुलक सी नंबर का, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो जादूगर, सागर, नगर, नगर। तो याद रखो जादू शब्द को अगर आप हटा देंगे तो जादू शब्द को आप अलग कर दीजिएगा और गर शब्द को आप अलग कर दीजिएगा। तो याद रखो जादू शब्द आपका अर्थ है, जबकि गर शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, तो प्रत्यय आपका गर बनेगा। तो इसमें बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा लिखा है, आगे की बात कर रहे थे हम लोग, किसमें, जादूगर में बात की थी। 259 निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, नी प्लस बा बनेगा। याद रखो इसमें भी आपकी विसर्ग संधि हो जाती है, डी नंबर इसका आंसर सही है, क्योंकि आप इसमें ऐसे बनाएंगे नी प्लस प्लस में बा, तो ये शब्द आपका बन जाएगा, क्योंकि रा की जगह पर विसर्ग बन जाता है, जो रा आधा बना होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 59 के बाद 60 किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो याद रखिएगा किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इसका क्या कहानी है, प्रत्यय पूछा, प्रत्यय से हुई है, इसमें उपसर्ग जुड़ा है, इसमें उपसर्ग जुड़ा है, और व्यायाम में भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें हमें तो प्रत्यय की गुंजाइश कहीं नहीं दिख रही है। तो देखो ना, इसमें अभी शब्द उपसर्ग है, योग शब्द आपका अर्थ है, तो अब शब्द उपसर्ग है, मान शब्द का अर्थ है, तो ये तो उपसर्ग होगा ना। फिर बी शब्द उपसर्ग है, बी याम, आयाम क्या बनेगा, बी आयाम जो होगा व्यायाम, तो ये आपका कौन सा प्रत्यय बन जाएगा, मतलब ये उपसर्ग भी बनेगा और आयाम अर्थ बनेगा। तो इसमें सभी में उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय एक में भी नहीं है, डी नंबर सही है। चलें फिर याद रखो लिखा हुआ है 261 में चिरायु शब्द में उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो ची प्लस आयु जो होता है, चिर प्लस आयु, इसका जो आंसर बनता है वो चिर प्लस आयु बनता है, तो उपसर्ग जो बनेगा वो आपका चिर बन जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चिरायु में दीर्घ संधि है इसलिए उसको तोड़ेंगे तो चिर प्लस आयु बनेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो याद रखो किस शब्द में नहीं है उपसर्ग। तो देखिए परा में उपसर्ग है, अप में उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर बन जाएगा। फिर बात करेंगे 263 में लिखा हुआ है निम्न में से
कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है ये बताना था। देखिए इसमें लोग भी समूहवाचक बन जाता है, लोग भी होता है, वर्ग भी होता है, गण भी होता है, जबकि प्रेस कोई समूहवाचक प्रत्यय नहीं होता है। तो इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। 263 के बाद 264। मित्र याद रखिएगा कल संडे है और संडे को आपकी मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास बोला जाए तो आपकी मैराथन क्लास 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रखी जाएगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। और कल आप लोगों को 100 लाइव का टारगेट अचीव करना है। बस एक बार ये सपना और पूरा करा दे मित्र, हमारा 100 लोगों का टारगेट जो हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हम लोगों ने 1K सब्सक्राइबर का टारगेट था उसे अचीव कर लिया है। और कल आप लोगों के लिए बधाइयाँ भी दी गई हैं काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ। इसके बाद भी अब हमारा जो अगला टारगेट है वो 5K वाला है और हम इसमें भी कामयाब हो गए बहुत जल्दी, जो हम लोगों ने 100 का टारगेट रखा है। ठीक है मित्र, तो 264 में देखिएगा पवित्र में संधि का नाम बताइएगा। तो याद रखिए पवित्र की अगर हम बात करते हैं तो याद रखो पौ प्लस इत्र होता है, क्योंकि वा से पहले पूरा वर्ण आता है तो अयादी संधि होती है। तो इसमें पौ प्लस इत्र बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहानी बन गई अयादी संधि की। तो याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ाने वाले होंगे एक आध दो दिन में क्लास में। हाँ भाई, आंसर देते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लिखिए है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो याद रखिए इसमें तत्सम शब्द जो है वो आपका दिख रहा है कि तत्सम शब्द जो होता है वो आपका उद्गम है। ठीक है, कोट शब्द अंग्रेजी का होता है, खेत शब्द तद्भव होता है, अजीब भी होता है या अजीब। ठीक है, तो इसमें सी नंबर सही है। 265 के बाद 266 में लिखा है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो आप सभी जानते हैं पाठ प्लस शाला बनेगा, ये आपका एक यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, जिसको हम लोग शब्दों के योग से मिलकर के बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ी शब्द वो शब्द होता है जो वर्णों के योग से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग रूढ़ी शब्द के नाम से जानते हैं। और योग रूढ़ी शब्द किसे कहते हैं? तो याद रखो योग रूढ़ी शब्द हम लोग उसे कहते हैं जो शब्द शब्दों की योग से तो मिलकर बना हो, लेकिन तीसरे व्यक्ति की ओर इसका अर्थ प्रकट हो रहा हो। तो 266 का आंसर आपका वो बन जाएगा। ठीक है, 266 में आपका यौगिक शब्द सी नंबर सही है। का वर्ण किसकी योग से मिलकर के बना होता है? याद रखिए क्वेश्चन इसने गलत लिख दिया है, का की जगह पर आपको काट करके लिख लेना है छा। छा वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना, छा किससे किससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और इसका आपको आंसर देना बिल्कुल सही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर सही है। बात करेंगे 267 के बाद 268 में लिखा ऊष्म और संयुक्त प्रकार हैं। याद रखो ऊष्म व्यंजन भी होता है, संयुक्त व्यंजन भी होता है। ऐसे हम दोनों में देखेंगे तो हमारे पास ऊष्म व्यंजन ही होते हैं, तो ए नंबर इसका आंसर सही बन जाएगा। फिर बनेंगे स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आज जो सीट कराई हमने सैटरडे को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। तो याद रखो स्पर्शी व्यंजन का से लेकर के माँ तक होते हैं और कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, इसके बाद 270 में सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये आपको बताना मित्र। सा कौन सा व्यंजन है ये आपको बताना है। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन। तो सा जो होता है वो आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ये आप जानते हैं कि सा और आपका ये वाला सा और आपका ये वाला सा
और आपका हा, ये सारे के सारे उस व्यंजन होते हैं। तो ए नंबर इसका आंसर सही है। आगे चलेंगे। 271 में लिखा है निम्न में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनुकूल लिखा है, इसका शब्द में अशुद्धि है, क्योंकि इसे हम अनुकूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनुकूल। तो काम है बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ना कि छोटा ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, तो बी नंबर सही है। फिर लिखा हुआ है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो याद रखिएगा, लिंग संबंधी प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं तो वो आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है वो आपका नारी शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि नारी में हम ऐसा लिखते हैं और ये लिंग संबंधी अशुद्धि प्रत्यय में पाई गई है। ठीक है, आगे चलिएगा। याद रखिए 273 में लिखा है किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो सही है वो बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान आपका शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। फिर बात करेंगे 274 में लिखा है इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धि है। तो बताओ भैया, कहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगती है और कहाँ लगाई जाती है, ये आपको बताना है। तो याद रखो, पहुँच शब्द में आपकी अशुद्धि है, जबकि दांत तो ऐसे ही सही है, चांद भी आंगना भी, तो पहुँच शब्द में आपकी अशुद्धि है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे 275 में लिखा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो बताओ भैया, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। कमेंट करो भाई आंसर। इसका आंसर हम आप लोगों से देखना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं आप। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो याद रखिए, बूढ़ा शब्द जातिवाचक होता है, और अगर हम बुढ़ापा बना देंगे, क्या बनाएंगे? बुढ़ापा बना देंगे, तो ये आपका कैसा भाववाचक संज्ञा आपकी बन जाएगी। समझ गए कि नहीं? इसमें भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, जबकि बूढ़ा शब्द जातिवाचक बनेगी। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही है। 275 के बाद 276 में लिखा है इनमें से कौन सी शब्द समूह संज्ञा है। तो याद रखिएगा, कौन सी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिएगा, सभा शब्द भी समूहवाचक होती है, मिठास शब्द आपका भाववाचक है। ठीक है, क्या है? भाववाचक है। और सोना शब्द आपका द्रव्य या पदार्थवाचक होता है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होता है। तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर सही है। फिर बात करें हम लोग 277 की, जिसमें लिखा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। गिलास अच्छा होता है या अच्छी होती है? अच्छी होती है या अच्छा होता है? तो याद रखिए, गिलास अच्छा होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द हमें गिलास मिल गया। अदालत अच्छी होती है कि अच्छा होता है? तो अदालत अच्छी होती है। तो याद रखो, ये तो स्त्रीलिंग है, मतलब फीमेल जेंडर है इसमें, और गिलास में मेल जेंडर है। पूंछ हमसे मेल जेंडर रहा तो ये नंबर सही है। आगे बात करेंगे 278 में लिखा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो जिसमें लिखा है आकर्मक क्रिया पूछी गई है। हमने बताया था जिस वाक्य के अंत में क्या और किसको शब्द लगाने पर आंसर मिल जाता है या मिलने की संभावना होती है तो सकर्मक होता है, लेकिन जिसमें मिले ना और ना मिलने की संभावना हो तो उसमें हम आकर्मक क्रिया ही होती है। तो याद रखो, राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगाता हूँ, क्या जगाता हूँ? तो क्या जगाता हूँ? बालक को जगाता हूँ। गेहूँ पिस गया है, गेहूँ पिस गया है, क्या पिस गया है? गेहूँ पिस रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पिस ही रहा होगा भाई। ठीक है, तो ये भी आपका सकर्मक है, ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है। हंसना अकर्मक क्रिया होती है। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी नंबर सही है। लिखा है मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो पहले तो देखो, मिश्र वाक्य सभी के सभी हैं,
जितने भी लिखे हुए हैं इसमें विशेषण उपवाक्य बताना है, मतलब जो आपका एक विशेषण की तरह पूरा तरह से एक जुड़ा हुआ हो। तो याद रखो कौन जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो जुड़ा हुआ है वो आप लोग समझ गए होंगे कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो एक ऐतिहासिक नगर है। तो एक ऐतिहासिक नगर ये आपका विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, आगे देखिए 280 में लिखा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो याद रखो जिस वाक्य में का की के या और शब्द आ जाते हैं तो वो आपका मिश्र वाक्य होता है। हमने बताया था कि तैयब जी उपले के नहीं उपले, इसमें कौन सा वाक्य होता है, तो तैयब जी उपले के नहीं उपले अगर ये शब्द आते हैं तो ये आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत उसे रखा जाता है। तो अगर इसके अलावा अगर कुछ भी मिल जाए तो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, बस यही ट्रिक रखिएगा याद, आपको आंसर आ जाएगा। लिखा अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो याद रखो इसका जो आंसर बनेगा उसने तो कमाल कर दिया, ये विस्मय बोधक वाक्य है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह लगा हुआ है भाई। आगे 81 की बात करेंगे। 82 में लिखा हुआ है राम घर गया। तो याद रखो राम घर गया उसने माँ को देखा, तो संयुक्त वाक्य बनेगा। कैसे बनेगा वो आपको संयुक्त वाक्य दोनों सब वाक्यों को जोड़ करके बनाना है। कह रहे राम घर गया और उसने माँ को देखा, कह रहे राम घर गया अंततः उसने माँ को देखा, राम ने घर जाकर माँ को देखा। तो याद रखो इसमें और शब्द लगाने पर संयुक्त वाक्य बनता है, इसका नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद 82 के बाद 83 में लिखा है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, वाक्य क्या है। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो याद रखो ना सुना हो, तो इसमें व्यक्ति जो है वो उस शब्द को जिसने से जुड़ रहा है, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य तो है नहीं क्योंकि एक वाक्य होता है। फिर पूछा गया है कि वाक्य के घटक होते हैं, कौन से होते हैं वाक्य के घटक। तो याद रखिए आपके उद्देश्य और विधेय जो होता है वो वाक्य के घटक होते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, तो जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं और उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, आगे चलें। 85 में देखिएगा लिखा है संयुक्त वाक्य कौन सा है। कह रहे हैं रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो याद रखिएगा रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ये तो मिश्र है क्योंकि की शब्द लगा हुआ है, इसमें की शब्द है, मिश्र वाक्य है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ये भी कह रहे हैं कि उसने खाना खाया और सो गया। तो याद रखिए और शब्द जो होता है वो संयुक्त वाक्य बना देता है, जबकि ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 86 के बाद 86 में देखेंगे मिश्र वाक्य हमें देखना है। तो याद रखो मिश्र वाक्य जिसमें की शब्द जुड़ा होता है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। भाई आप आंसर नहीं दे रहे हैं और गलतियां भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए भाई देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में ब्राह्म चिन्ह नहीं है। वो आपसे पूछा है कि कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसमें अल्पविराम होता है, निर्देशन चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, अवतरण नहीं होता है। अवतरण या उद्धरण होता तो है भाई, अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो होता है वो ऐसे लगता है कि नहीं, विराम चिन्ह होता है, ये भी गलत दिया क्वेश्चन। तो याद रखिए लिखा हुआ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्र इसका हम हो सकता है कि आपको 6 बार क्वेश्चन तो करा ही चुके होंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखो संज्ञा के भेद 5 होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और विशेषण के भेद 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, संज्ञा 5, सर्वनाम 6,
विशेषण 4। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ होता है। तो याद रखिए समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो आंसर देखते रहो भाई फटाफट। लिखा है विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो याद रखो विरोध करने का मतलब है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। तो सिर उठाना जो होता है वो आपका क्या होता है, विरोध प्रकट करना होता है। ठीक है, हाँ भाई साहब, चलिए आगे। लिखा प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्या विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा निश्चित संख्यावाची के कितने विशेषण होते हैं प्रयोग के आधार पर। तो याद रखो 5 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण के 5 भेद होते हैं। समझ गए ना, क्रमवाचक, गणनाबोधक और क्रमबोधक होता है, गणनाबोधक होता है ना, समुदाय बोधक होता है, आवृत्तिबोधक होता है। यही आपके 5 पूछे थे। अब देखो उसने सर्वनाम के भेद पूछ दिए हैं, जिसमें हमने बताए थे कि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, है ना। तो 92 के बाद हम लोग बात करेंगे 93 में। लिखा हुआ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ये आप लोगों को कमेंट करना है, आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि ये अगर आंसर पता नहीं है तो फिर आप बहुत पिछड़े जीवन में जी रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं भाई। हाँ, तो 293 में आपको बताना है क्या आंसर बनेगा। तो डी नंबर इसका आंसर बन जाएगा 293 का। 294 की बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या होती है। फिर बात करेंगे हम लोग क्या कहते हैं कि निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो याद रखो मैंने 3 गाय खरीदी हैं। तो इसमें कितनी गाय, 3 गाय खरीदी हैं। इसमें भी नहीं, उसने 5 लड़की हैं, उसके 5 लड़की हैं, आज तिगुनी लड़के आए हैं, आज तिगुनी लड़के आए हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका सी नंबर आंसर सही है। ठीक है, 95 के बाद बात करेंगे हम लोग 96 में लिखा हुआ है 296 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो याद रखिएगा इसमें याद रखो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। लेकिन भाषा के आधार पर सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ये 1956 में फजल अली आयोग आया था, उसके तहत हुआ था। ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, 1956 इसका आंसर सही है। 296 में हम बात करेंगे 297 में लिखा हुआ है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो लिया गया है वो किस तिथि को लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए भाई कमेंट करना देना शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए उस दिन हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। बताइए भाई क्या ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है या डी नंबर सही है। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो आंसर जो है वो आप सभी लोग सही दे रहे हैं अधिकांश। तो इसका 24 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में हमने जोड़ा था। और हिंदी की लिपि देवनागरी को भी जोड़ने का काम 343 में किया गया था। आगे चलें 297 बाद 298 जिसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो याद रखो ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता, तो ये क्वेश्चन तो पता ही चल गया
कि 343 से शुरू होगी राजभाषा। अब कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो याद रखो 343 से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके तीनों ऑप्शन कट जाते हैं, ये नंबर सही हो जाएगा। तो 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। फिर याद रखो बताया गया 299 अस्पताल शब्द है, तो याद रखिए अस्पताल शब्द की बात करेंगे तो इसमें पूछा है फ्रेंच शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, या डच शब्द है, या हिंदी शब्द है। तो याद रखो अस्पताल शब्द जो होता है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। कैसा? अंग्रेजी भाषा का शब्द अस्पताल होता है। आगे बताना है हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये तो सब आप लोग पढ़ के आए होते हैं। चलिए भाई कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, तो याद रखिए पवन सुत तो नाम सुना ही होता है, अंजनी पुत्र भी सुना होता है, मारुति नंदन भी सुना होता है, लेकिन विनायक शब्द जो होता है वो गणेश जी का होता है। तो ये नंबर आपका डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखो मित्र आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा है वो कल आज आपको 9 बजे वाली क्लास में आना है जीके वाली में, क्योंकि आपकी जो साइंस की क्लास या फिजिक्स की क्लास बाकी है उस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और संडे को आपकी इकोनॉमिक्स की जो क्लास होगी उसमें आपको 11 से लेकर के 2 बजे तक कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी पैट स्पेशल के लिए। तो उस क्लास में आना मत भूलिएगा। तो सभी लोग जुड़िएगा और क्लास को शेयर करिएगा, और कल जो 100 लोगों का टारगेट है उसमें भी आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमें ये उम्मीदें हैं। ठीक है मित्र, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।